अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, उनके कौन से फंक्शन हैं, टाइप्स हैं। तो आज का लेक्चर हमारा रिसेप्टर्स के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक का नाम है रिसेप्टर्स। तो हम आज के लेक्चर में रिसेप्टर्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, होते क्या हैं। आपको पता है रिसेप्टर बेसिकली एक सेंसरी एंडिंग्स होती हैं। जब भी आप कोई चीज़ आपको टच करती है, आपकी बॉडी को, हीट हो, किसी भी फॉर्म में हो, या आप स्मेल करते हो, सबके लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या हैं, ये सेंसरी नर्व एंडिंग होते हैं that terminate in periphery as bare unmyelinated ending or in form of specialized capsulated structure। तो आपकी ये बेसिकली क्या होती हैं कि ये अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स होती हैं नर्व की, और यहाँ ये कैप्सूल के ऊपर इसके अराउंडेड मौजूद होता है, और ये जो एंडिंग्स होती हैं इसको रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्स देंगे। अब ये स्टिमुलस किसी भी किस्म का हो सकता है। व्हेन स्टिमुलेटेड, रिसेप्टर्स प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ इम्पल्सेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एफरेंट नर्व फाइबर। अब जैसे ही आपका कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो जाहिर सी बात है रिसेप्टर के बाद एफरेंट नर्व्स आती हैं। आपने कल पूरे जो आपका रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे था उसके 5 कंपोनेंट देखे थे, जिसमें एक कंपोनेंट था उसका रिसेप्टर के साथ क्या, उसके बाद क्या आता था, एफरेंट नर्व्स, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंटर या कंट्रोल सिस्टम, फिर उसके बाद एफरेंट नर्व्स आते हैं, और एंड पे इफेक्टर ऑर्गन आता है। तो आपका जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, उसने सिग्नल किसको भेज देने हैं, एफरेंट नर्व्स को। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि ये किसी किस्म की मैकेनिकल एनर्जी को, ये फिजिक्स की एक टर्म है, फिजिक्स में इसका क्या फंक्शन है कि एक किसी एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो रिसेप्टर्स को हम बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चाहे हमने टच को रिसीव किया है, टच की सेंसेशन को, प्रेशर की सेंसेशन को, तो ये सारी सेंसेशन को एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में नर्व्स के अंदर मूव करवाता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसीलिए जो आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, और वो जो एनर्जी होती है उसको एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में नर्व फाइबर के अंदर मूव करवाते हैं। अब आपके रिसेप्टर की 2 टाइप्स हैं, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स और इंटीरियर रिसेप्टर्स। एक होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेशन को कैप्चर करते हैं, और इंटीरियर रिसेप्टर जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद जो विजराज हैं वहां से आने वाले सिग्नल्स को, आने वाले सेंसेशन को कैप्चर करके उसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सटीरियर रिसेप्टर्स are the receptors which give response to stimuli arising from outside the body। अब आपके बॉडी के बाहर से जितने भी सिग्नल्स या कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट चेंज आएगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं आपकी बॉडी में, उसको एक्सटीरियर रिसेप्टर्स बोला जाता है। और इसकी 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और टेली रिसेप्टर्स। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स के नाम से जाहिर है कि ये कहाँ पे मौजूद होंगे, स्किन में। ठीक है, इसको मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ये स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको क्यूटेनियस रिसेप्टर बोला जाता है। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज टच, प्रेशर, पेन। अब इनको मैकेनो रिसेप्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टच, प्रेशर और पेन के सेंसेशन को भी परसीव करते हैं। टच एंड प्रेशर रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू वाइब्रेशन आल्सो। अब जो टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं वो वाइब्रेशन के सेंसेशन को भी इंक्लूड करते हैं। उनके वाइब्रेशन के लिए कोई अलग रिसेप्टर्स नहीं है।
टच और प्रेशर रिसेप्टर्स ही वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल स्टिमुलाई को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करते हैं, और टेली रिसेप्टर वो होते हैं जो आपके जो सेंसेशन होती है वो दूर होती है और रिसेप्टर कहीं और होते हैं। टेली रिसेप्टर आर द रिसेप्टर दैट गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। ऐसे स्टिमुलस जो बॉडी में कहीं और मौजूद है और आपके रिसेप्टर कहीं और डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको डिस्टेंस रिसेप्टर या टेली रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हैं, 3 तरह के बेसिकली हमने अभी पढ़ा, क्यूटेनियस हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं और टेली रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं उसमें टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ और पेन की सेंसेशन आती हैं। ठीक है। टच रिसेप्टर्स को कौन करता है? मिजनर, कार्पसल्स एंड मर्कल डिस्क। प्रेशर के लिए पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं। कोल्ड के लिए क्रूज एंड बल्ब होते हैं। वार्मथ के लिए रफिनी एंड ऑर्गन है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग नोसिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स में टेस्ट और स्मेल आ जाती है, जिसके टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद होंगे। टेली रिसेप्टर आपके विजन और हेयरिंग वाले हैं। टेली रिसेप्टर बेसिकली क्या थे? जो स्टिमुलस कहीं और होता है और उसके रिसेप्टर कहीं और मौजूद होते हैं। अब विजन के जो रोड्स एंड कोन्स हैं रेटिना में, वो क्या करते हैं? जैसे ही आपका कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको दूर से ही डिस्टेंस के साथ उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हेयर सेल इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो सुनने वाले, लाजमी नहीं है कि कोई आपके कान के बिल्कुल पास आके बोले तो ही आपको सुनाई दे, कोई दूर से भी बोलता है, दूर की आवाज़ें भी आपको आती हैं, तो टेली रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन और हेयरिंग इसमें आता है। अब इधर मिजनर टच के लिए है, ये फ्री नर्व अनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स होती हैं, ये देखो अनमाइलिनेटेड। मर्कल डिस्क है, फ्री नर्व एंडिंग पेन के लिए। पसीनियन कर्पसल्स हैं, क्रूज का एंड बल्ब है कोल्ड के लिए, और रफीनी एंड ऑर्गन है वार्म सेंसेशन के लिए। अब बात आती है एंटीरियर रिसेप्टर्स की। एंटीरियर रिसेप्टर वो जो आपकी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट होने वाले स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं। एंटीरियर रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई राइजिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी। ठीक है। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक है विजरो रिसेप्टर, एक है प्राइप्रो रिसेप्टर्स। जो विजरल्स हैं वो आपके विजरा से आएंगे, जैसे हार्ट, ब्लड वेसल, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रेन से। अब उसके अंदर रिसेप्टर कौन से होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर हार्ट में मौजूद हैं, बैरो रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में, कीमो रिसेप्टर जीआईटी में, और ओस्मो रिसेप्टर आपके ब्रेन और यूरिनरी ट्रैक्ट में। प्रोप्रायोर रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद हैं? एक मसल स्पिंडल मसल्स में, गोल्जी टेंडन और लिगामेंट में, पेसिनियन कर्पसल फेशिया में और लिगामेंट फेशिया में, और फ्री नर्व एंडिंग जॉइंट्स के अंदर। हेयर सेल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? आपके ईयर में जो वेस्टिबुलर अपरेटस मौजूद होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इंटीरियर रिसेप्टर आर 2 टाइप विच आर एज फॉलोज। अब इंटीरियर रिसेप्टर्स ये मैंने अभी बता दिए 2 तरह के हैं, एक विजुअल रिसेप्टर्स हैं, एक प्रोपायर रिसेप्टर्स हैं। एक आपके विजरास के अंदर मौजूद होते हैं, जो प्रोपायर रिसेप्टर्स हैं वो आपकी पोजीशनिंग को डिटेक्ट करते हैं बॉडी में। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिसेप्टर्स की, फंक्शन है इसके। क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं? कि स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, इसको मुलर्स लॉ भी बोलते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? कि अगर एक रिसेप्टर पेन को डिटेक्ट कर रहा है, जैसे नोसी रिसेप्टर है, तो इसकी ये खुसूसियत है कि ये हर बार पेन के ही सिग्नल को लेके जाएगा। टच के लिए है तो वो टच को लेके जाएगा। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स की खुसूसियत है कि वो एक ही किस्म के सिग्नल को या सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, उसी को लेके कंटिन्यू करता है एफरंट नर्व फाइबर में, तो वो उसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स या मुलर्स लॉ, और इसको हम मुलर्स डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। अब अडेप्टेशन की बात करें, सेंसरी अडेप्टेशन की, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं
इनकी एबिलिटी है कि जैसे इसके अंदर सिग्नल एक बार बार आ रहे हैं तो उसके लिहाज से इसकी अडेप्टेशन आ जाती है। जैसे ये अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि पहली दफ़ा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, दूसरी दफ़ा वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिस्पॉन्स पहले की निस्बत कम होता जाएगा, तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। Adaptation is the decline in discharge of sensory impulses when a receptor is stimulated continuously with constant strength। जब एक ही स्ट्रेंथ का बार बार स्टिमुलस दिया जाता है तो आपके जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी को हम सेंसरी अडेप्टेशन या डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है फेजिक रिसेप्टर, एक होता है टोनिक रिसेप्टर। फेजिक रिसेप्टर्स में आपके टच के, प्रेशर के रिसेप्टर्स आ जाते हैं। वो फेजिक रिसेप्टर में आते हैं जो जल्दी से अडेप्टेशन ले लें। जैसे आपको मैंने एक दफ़ा ज़ोर से मारा, टच किया, मैंने मारना टच करना होता है, मैंने मारा तो आपको पहली दफ़ा ज़्यादा चोट लगेगी, दूसरी दफ़ा मैंने मारा तो आपको पहले की निस्बत उसकी शिद्दत कम महसूस हो जाएगी। वो किस वजह से? वो अडेप्टेशन की वजह से कि आपकी जो नर्व एंडिंग है उनको जब सिग्नल मिल रहे हैं एक ही स्टिमुलस का, एक ही स्ट्रेंथ का मैं मार रही हूँ, तो वो उसके अडेप्टेड हो जाते हैं। टोनिक रिसेप्टर्स की बात करूं तो टोनिक रिसेप्टर वो होते हैं जो अडेप्टेशन स्लो शो करते हैं। जैसे ठंड का और जो दर्द का रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर और कोल्ड रिसेप्टर्स, हर बार पेन आपको उसी शिद्दत का महसूस होता है, पर बहुत ही रेयर होता है कि उसकी जो सेंसेशन है वो कम होना शुरू हो जाए पेन की, वरना पेन की सेंसेशन स्लोली अडेप्ट होती है, पेन और कोल्ड की। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। इसको बोलते हैं वेबर फेशनर लॉ। अब जो वेबर फेशनर लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि अगर हम एक स्टिमुलस एक स्ट्रेंथ का दे रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो डबल आता है या 100 टाइम्स आता है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, इफ रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसेप्टर इज टू बी डबल, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस मस्ट बी इंक्रीज 100 टाइम्स। तो ये एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर हम किसी को एक नॉर्मल रिस्पॉन्स से डबल उसकी स्ट्रेंथ कर दें, फर्ज करें कि मैं आपको बीट कर रही हूँ और मैं उसके बाद आपको ज़्यादा शिद्दत के साथ मारना शुरू कर दूँ, डबल टाइम मारना शुरू कर दूँ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, तो जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो भी डबल हो जाएगा और आपको दर्द की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। इस फिनोमेना को वेबर फेशनर लॉ बोलते हैं। इसने इसके ऊपर एक फार्मूला भी बनाया है कि जो रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स है वो आपके स्टिमुलस की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसमें कांस्टेंट होता है लोगरिथम के। सेंसरी ट्रांसडक्शन, इसको आप बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेंसरी ट्रांसडक्शन, तो सेंसरी ट्रांसडक्शन इज ए रिसेप्टर in a receptor is a process by which the energy stimulus is in the environment is converted into electrical impulse। अब मैंने ट्रांसडक्शन के बारे में बताया कि ये जो आपके रिसेप्टर होते हैं ये ट्रांसड्यूसर हैं। कैसे? कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उस फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्शन पोटेंशियल को नर्व फाइबर के अंदर लेके जाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन। और इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ कि अगर ये केमिकल कोई बाहर इसने डिटेक्ट किया है तो ये केमिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा। अगर मैंने टच किया है तो ये टच करना क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ये फिर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या है कि आपके जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, सारी की सारी एनर्जीज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके एफरंट नर्व फाइबर्स में मूव करवाते हैं। अब रिसेप्टर पोटेंशियल, अब हर जो एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पास करता है जो होता है एक्शन पोटेंशियल, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करता है, पर जो रिसेप्टर का पोटेंशियल है ये प्रोपेगेट नहीं करता है, ये टेम्परेरी तौर पे डेवलप होता है, नॉन प्रोपेगेटेड होता है, और जैसे ही ये डेवलप करता है फ़ौरन ये एक्शन पोटेंशियल को आगे जनरेट करवा देता है। तो इसलिए जो रिसेप्टर पोटेंशियल है
is non-propagated transmembrane potential difference that develop when a receptor is stimulated. ये सिर्फ तभी develop होगा जब receptor stimulate होगा। इसको हम जनरेटर पोटेंशियल भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल भी बोलते हैं, और इसको ग्रेडिएंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। सेम ये उसकी शिद्दत वैसे ही होती है जैसा आपका पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है टेम्परेरी तौर पे नर्व टर्मिनल्स पे। अब देखो, अब इधर एक मैकेनिज्म बताया एक्शन पोटेंशियल के। जैसे ही आपका स्टिमुलस के ऊपर प्रेशर गया तो पेसिनियन रिसेप्टर, अगर मैं प्रेशर रिसेप्टर्स की स्टिमुलस की बात करूं तो प्रेशर को डिटेक्ट करने के पेसिनियस जो कर्पसल है कंप्रेस होंगे तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होगी और वो जो शेप का चेंज है उसकी वजह से जो कोर फाइबर का सेंटर है वो भी डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिकल चेंज है ये क्या करेगा कि एक सिग्नल देगा सोडियम चैनल्स को कि ओपन हो जाए। जैसे सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम की एंट्री सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर तक मूव करता करता आपके जैसे नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवेयर में जाएगा वहां पे जाके ये सोडियम चैनल को ओपन करवा देगा, फिर वहां पे एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करेगा। फिर ये क्या करेगा, जैसे टर्मिनेट करने लगा तो नेक्स्ट वन में सोडियम आयन चैनल के एंट्रेंस को इंक्रीज करवा देगा, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है इसकी एक प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग ये है कि when a sensory pathway from a receptor to cerebral cortex is stimulated on any particular site along its course, the sensation caused by stimulus is always felt at the location of receptor। आपके रिसेप्टर्स की जो लोकेशन है, चाहे उसका जो सेंटर है वो ब्रेन में मौजूद हो, पेन के सेंटर बेशक ब्रेन में मौजूद हो, पर जो उसकी रिएक्शन है, जो स्टिमुलस है वो उसके रिसेप्टर साइड पे ही हमें फील होता है। जैसे आगे एग्जांपल दी हुई है कि फर्ज करो कि मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे चोट आई है, उसकी जो पेन है बेशक वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर रही है, पर आपको पेन लेफ्ट साइड पे ही हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर से डिपेंड नहीं करता कि उसके आपके नर्व फाइबर के सेंटर की तरह, डिपेंड करता है आपके जो रिसेप्टर्स की तरह पेन की किधर लोकेटेड है। अब इधर एक एग्जांपल दी है बहुत अच्छी कि अगर कुछ पेशेंट जिनके एम्प्यूटेड लेग हो या कोई भी उसका बॉडी पार्ट एम्प्यूट कर दिया गया हो, काट दिया गया हो, फैंटम लिम्ब जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि जो उसका हिस्सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसको काट दिया था महीना 2 महीना पहले या ऑपरेट से पहले, ऑपरेट में उसको काट दिया था, तो वो पेशेंट ऑपरेट के बाद भी ये बोलते हैं कि हमें उस टांग में पेन हो रहा है। उनको वो टांग फील होती है और उनको ये भी फील होता है कि उसमें पेन हो रहा है। वो पेन किस वजह से होता है कि बेसिकली जब एम्पुटेशन होती है तो जो स्कार्स बन जाते हैं, ओबियसली जब कोई किसी जगह पे सर्जरी करते हैं तो उसकी हीलिंग में स्कार बन जाते हैं। स्कार के अंदर ही जो सारी नर्व एंडिंग्स हैं, सारी स्किन है, वो मोल्ड हो जाती है। तो जब वो स्कार किसी वजह से या मूवमेंट की वजह से स्टिमुलेट होते हैं या मूव करते हैं तो पेशेंट को वो जो सेंस उसी स्कार के अंदर मौजूद डेड नर्व एंडिंग है, डेड तो नहीं कह सकते, वो जो कट पार्ट की जो नर्व एंडिंग है वो उसी स्कार के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो परसीव करेगा तो उसकी जो नर्व एंडिंग का जो पेन है उसको पेशेंट को उसी लिम्ब में फील होगा जो लिम्ब एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो लिम्ब सर्जरी में रिमूव कर दी गई है। तो इस पेन को फैंटम लिम्ब पेन बोलते हैं। तो ये आपके लॉ ऑफ प्रोजेक्शन की बेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे वो नॉर्मली सेंसरी रिसेप्टर मौजूद थे उसी जगह पे पेन होना है, ठीक है, चाहे वो पार्ट काट ही क्यों ना दिया गया। तो आज के लेक्चर में हमने रिसेप्टर्स पढ़े। रिसेप्टर को हम बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपकी एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है।
एक्शन पोटेंशियल में ले आती है, कोई भी सेंसेशन हो उसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके नर्व फाइबर में मूव करवाती है। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, एक्सटीरियर रिसेप्टर होते हैं, इंटीरियर रिसेप्टर होते हैं, उसकी फर्दर एग्जांपल्स देखी हैं। अब एंड पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।